91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो। मैं हूं सुनीता भास्कर और कार्यक्रम लेकर आए हैं मिसाल बेमिसाल। और इस कार्यक्रम में दोस्तों हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अल्मोड़ा से आए कल्याण मनकोटी जी। कल्याण मनकोटी जी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चनोली अल्मोड़ा में शिक्षक हैं और अल्मोड़ा में आपके घर में आपने एक पुस्तकालय खोला है जिसमें हजारों किताबें उपलब्ध हैं और वहीं पर आपने शुरू किया है क्षमता विकास केंद्र यानी कि सीबीसी, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थी आपके साथ जुड़े हुए हैं। कई सारे नवाचार आप कर रहे हैं, कई सारे मॉडल आपने इजाद किए हैं। आपके वहाँ देश भर के नामी विश्वविद्यालयों के रिसर्च स्कॉलर भी आते हैं। चलो गांव की ओर आपका एक अभियान भी है जिसमें आप युवाओं को गांव की तरफ लेकर चलते हैं। अपने अध्यापन से इतर आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो आज उन कामों को जानते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। तो कल्याण मनकोटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के रेडियो स्टेशन में। सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस स्नेह आमंत्रण के लिए, क्योंकि मैं एक रेगुलर आपका दर्शक हूँ आपके हेलो हल्द्वानी में, जो आप बात करते हैं और युवाओं को प्रेरित करने के लिए और आपके विविध कार्यक्रमों के द्वारा हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। और जो कौशल के और जो नई नई नवाचार आपके स्टूडियो के द्वारा दिखाए जाते हैं, तो उससे भी हम बहुत सीख करके अपने बच्चों के साथ उन प्रयोगों को करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मनकोटी जी, आपके बहाने हम पहाड़ की शिक्षा को भी आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह के बदलाव आए हैं पिछले 2-3 दशकों में पहाड़ की शिक्षा में। और ये जो क्षमता विकास केंद्र आपने बनाया, इसका क्या मकसद था? कहाँ से आप शुरू करेंगे? क्या इस कहानी के साथ हम फ्लैशबैक में जाएं? मैं तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस यात्रा को सुनने के लिए आपने मुझे बुलाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोविड का जब दौर था, उस कोविड के दौर में जब सारे स्कूल कॉलेज और सब शिक्षण केंद्र लॉकडाउन के दौरान बंद हो गए थे, तो ऐसे समय पर मुझे लगा कि ज़रूर ऐसे कुछ केंद्र होने चाहिए जहां बच्चे पढ़ सकें, बात कर सकें, देखें। तो उस दौर में इसकी खुलने की जो कहानी है वह थोड़ा इस तरीके से है कि हमारे अल्मोड़ा में आपका ये रैंडम सैम्पलिंग जब होती थी, रैंडम सैम्पलिंग लेने के लिए वहाँ पर टीम आती थी। कोविड के समय की आप बात कोविड बता के रहे हैं। समय की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो जर्नी शुरू हुई जी। ये सीबीसी की, वो कोविड के दौरान ही शुरू हुई। जी। तो कि हम एक लाइन में कह सकते हैं कि क्वारंटीन सेंटर था वो शुरुआती। हाँ हाँ, तो क्वारंटाइन सेंटर एक तरीके का डेवलप हुआ धीरे जी। धीरे। फिर वहाँ पर बच्चों ने अलग अलग प्रयोग करने शुरू किए। उस प्रयोग के दौरान जिन बच्चों को जो कुछ आता था वो साझा करने लगे। तो धीरे 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 जब ये एक मूर्त रूप लेने लगा, अलग अलग जो रुचि के बच्चे वहाँ आते थे, तो उन बच्चों ने कला में, संगीत में, कृषि में और नाटकों में उनको विशेष तरीके के उनके नाटक हुआ करते थे, गीत हुआ करते थे, तो उनको दूसरे बच्चों के साथ कैसे साझा करें। तो जब 6 महीना तक हमारा ये पूरा इस तरीके से इनफॉर्मल तरीके से चल रहा था, तो फिर एक दिन विचार आया कि क्यों नहीं इस केंद्र को एक संस्थागत रूप में, ताकि बच्चे आए और उस तरीके से डिज़ाइन किया जाए। तो उसमें एक बड़ा हॉल और एक विमर्श केंद्र, जहाँ पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तरीके की बच्चे लोग बैठते हैं, तो उसके चारों तरफ बैठ के फिर ये बात करते हैं कि हम किन विषयों पर काम करेंगे और वो ज़रूरी मुद्दे क्या होंगे, जिस विषय को लेकर के बच्चे अपने कौशल को लेकर काम करेंगे। तो ऐसे हमने स्टार्ट इसको किया। कोविड के दौर से इसमें शुरू हुआ, लेकिन उसकी 3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि वहाँ किसी भी चीज़ का पैसा नहीं पड़ता है, कोई भी बच्चा आए। दूसरा यह है कि वहाँ फ्री कुछ नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल आता है, जब फ्री कुछ नहीं है तो फिर बच्चे को क्या देना होता है। तो हमारा जो मॉडल है वो ये है कि अर्निंग फॉर लर्निंग, लर्निंग फॉर अर्निंग, अर्निंग फॉर जॉय ऑफ केयरिंग एंड शेयरिंग, ताकि हर बच्चा एक जिज्ञासु बच्चा आए, वो सीखे और सीखने के कौशल के साथ वो कुछ अर्निंग करे और अर्निंग करने के साथ वो अपनी चीज़ों को साझा करे। जैसे एक बच्चा वहाँ पर आता है, उसको केमिस्ट्री आती है, वो केमिस्ट्री की किताबें ले जाता है, या किसी को आर्ट आता है। तो मैं केमिस्ट्री का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे वहाँ गांव में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के टीचर्स का अभाव रहता है। यदि कोई बच्चा 1 महीने तक हमारे यहाँ उस लाइब्रेरी के संसाधनों का उपयोग करता है,
तो 1 महीने में हमारा टाइम बैंक बना हुआ है। तो 1 महीने में वो 20 घंटे कम्युनिटी को देगा। तो अगर वो साल भर करता है तो 1 महीना लगभग उसका ही बनता है। तो अच्छा, उस 1 महीने में उस विद्यालय में जाकर के वो पढ़ाएगा जिस विद्यालय में केमिस्ट्री का टीचर नहीं है। क्या बात है! तो वाह! उससे क्या हो गया हुँ, कि उसने भी दुनिया को बेहतर करने में अपना योगदान दिया। और किसी साथी ने वहाँ पुस्तक दी, किसी साथी ने वहाँ एक व्हाइट बोर्ड दिया या बातचीत करने का दिया। तो हम सब लोग सामुदायिक और प्रयासों से और सामूहिक प्रयासों से उस केंद्र का संचालन कर रहे हैं। क्या बात है! तो इसकी जो नींव पड़ी थी, अगर वो हमारे श्रोता समझ पाए होंगे कि क्वारंटीन जो पीरियड था, जो कोविड का पीरियड एकदम शुरू हुआ था, हाँ, तो 2-3 युवा जो बहुत घबराए हुए थे, हुँ, आपने उनको अपने घर में पनाह दी, हुँ, शरण दी और फिर अब लॉकडाउन हो गया, तो हुँ, वो बच्चे घर नहीं जा सकते थे। तो हाँ, आपने सोचा कि उन बच्चों के साथ अब क्या किया जाए? हाँ, ये जो छोटा-सा एक टर्निंग पॉइंट का जो बिंदु था हाँ, कि वहाँ से एक सीबीसी की आपने स्थापना की हाँ, है बिल्कुल सही। और उन बच्चों के लिए आपने पुलिस की डाँटें भी खाई, आपने पुलिस ने आपके खिलाफ रिपोर्ट करने की बात भी कही कि आप कैसे अपने घर में बच्चों को क्वारंटीन हाँ, में रख सकते हैं। तो हाँ, एक ऐसा खौफनाक पीरियड था जब लोग दूर भाग रहे थे। जब हाँ, 10 लेकिन फुट की हाँ, दूरी में लोग हाँ, खड़े हो रहे थे, आपने उनको घर में पनाह दी हाँ, और वहाँ से बीज निकला जिसका आज अंकुर और जिसका अंकुरण होकर आज पेड़-पौधे हमारे सामने हैं, मैं हाँ, कहूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना कि वो एक ऐसा दौर था, उस दौर में लोगों के अंदर पैनिक बहुत हो गया था। हुँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है, जिसको रियल में अनटचेबिलिटी कहते हैं, उसको हमने जिया महसूस है, किया उसको बिल्कुल। महसूस किया है। हुँ, तो उसमें 2 लोग कोई आ गए, एक साथ बैठ गए और अगर वो बाहर से आ रहा है, हुँ, तो उसको लेकर के बहुत प्रकार का पैनिक था। तो हुँ, अब उसमें जिस तरीके की चीज़ें आई कि आपने कब आप किस अपने व्यवहार से कोविड गाइडलाइन का वायलेशन कर रहे हैं, वो हुँ, कोई नहीं जान रहा था हुँ, कि कोई व्यक्ति आया, आपको रिपोर्ट करनी है, वहाँ दिखाना है, ये करना है। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद जब ये सेंटर स्टार्ट हुआ, तो उसमें हमने ये किया कि उन बच्चों को लॉकडाउन था कंप्लीट, हुँ, तो अब आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, उसका है। करेंगे क्या? हुँ, उनको लेकर के मैं अपने गाँव चनोली में ले गया। हुँ, तो वो एक ऐसा दौर था जब पूरे स्कूल्स, कॉलेज सब बंद था। हुँ, तो मैंने गाँव में लोगों से कहा कि क्या आप बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे? हुँ, तो उनका शिक्षक मैंने कहा वो हमारे पास है। हुँ, तो इन साथियों ने कला पे, आर्ट पे, संगीत पे, आणे, काथे, झोड़े, चाँचरी, भगनौल जो आते थे, हुँ, तो अपना हुड़का, तबला और ये सब लेकर के हम लोग जंगल जाते थे। हुँ, जंगल में हमारे गाय, बकरी और सब वो चरा रहे हैं, उसी बीच में हमारी कक्षा चलती थी। हुँ, और इसका एक बहुत बढ़िया ये रहा कि मैं इसको लाइव करता था। अच्छा। और जब मैं इसको लाइव करता था, तो इसकी सूचना क्योंकि इसमें तो सारा बंद था, तो हुँ, वो पूरा एकदम आग की तरह आग खबर की फैल तरह गई। फैल गया। और उस फैलने के बाद मुझसे पूछा गया कि भई आप ये स्कूल कैसे चला रहे हैं? ये हुँ, कैसे ये सब कर रहे हैं? क्या हुँ, परमिशन है? तो लेकिन बाद में हमने बात रखा कि भई हम तो अपने गाँव में हैं और बच्चों के साथ ये काम कर रहे हैं। हुँ, तो कुल मिलाकर के वो जब हमारे शिक्षा निदेशक तब उन्होंने देखा उसको, हुँ, तो शिक्षा निदेशक मैडम का मेरे को फ़ोन आया, हमारे डिपार्टमेंट से उनका संदेश आया हुँ, कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल के समर कैंप हर जगह लगाए जाएँ। ओह पूरे वाह! प्रदेश में हमारे इस मॉडल के बाद पूरे प्रदेश में कोविड के दौर पर समर कैंप चलाए गए, क्या बात है। ताकि बच्चे जो हैं इसी तरीके के चनोली का जो मॉडल है, उस पे काम करें और पैनिक खत्म हो और बच्चों को डिस्टेंट मोड में कैसे इसको सिखा सकते हैं हुँ, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए। तो उसका एक व्यापक प्रदेश स्तर पर प्रभाव रहा। हुँ, क्या बात है, क्या बात है। तो तो दोस्तों अभी जो आपके पास लाइब्रेरी है उसमें हज़ारों किताबें उपलब्ध हैं। अल्मोड़ा में आपने अपने घर को ही एक पुस्तकालय का रूप दिया है। सर वहाँ पर क्या रहता है शेड्यूल? ये जो बच्चे आपके साथ जुड़ते हैं, ये कैसे आप तक पहुँचते हैं? और देश भर की अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी आपके पास आते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स। थोड़ा-सा बताइए कि क्या रहता है, अ, आवाजाही क्या होती है? आपके हाँ, घर का माहौल कैसा है? हाँ, एक तो बात ये है कि वहाँ पर हर व्यक्ति की एक ज़िम्मेदारी है। हुँ, वहाँ जैसे मैंने बताया कि वहाँ किसी भी चीज़ का फ़ीस नहीं है, कोई चीज़ फ्री नहीं है। हुँ, जब हर बच्चा एक ज़िम्मेदारी लेता है। एक जैसे सोनी हमारी लाइब्रेरी की इंचार्ज है। अच्छा। यदि किसी बच्चे को कोई पुस्तक पढ़नी है, कोई पुस्तक लेनी है, वो सोनी से बात करेगा। हुँ, इसी तरीके से हमारे भ्रमण की ज़िम्मेदारी एक साथी के पास रहती है। इसी तरीके से संगीत की ज़िम्मेदारी एक साथी के पास है। हुँ, इसी तरीके से हम जब कृषि के कार्यों की बात करते हैं, तो एक साथी के पास वो ज़िम्मेदारी रहती है। तो अब हमारी जब इन सारी ज़िम्मेदारियों के बीच में बच्चे अपने-अपने तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं हुँ, और किताबों का बड़ा वहाँ पर हमारा क्या पढ़ें,
इस पर पहले विमर्श होता है। बच्चों के साथ हमारा ये है कि बच्चे ये तय करेंगे कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, और पुस्तक लाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। सिर्फ पुस्तक देना ही हमारा काम नहीं होता है। यदि कोई बच्चा कोई पुस्तक ले जाता है, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उनकी समझ क्या बनी, तो वो प्रेजेंटेशन करते हैं। तो एक लंबी प्रक्रिया के तहत वहाँ पर चीज़ें होती हैं, और उनकी सहमत कितनी है या वो किस तरीके से देखते हैं। विशेषकर मैं कुछ किताबों को रिकमेंड करता हूँ, जरूर पढ़ें। जैसे सोफी का संसार है, युवल नोआ हरारे की सैपियंस की किताब है, और उसकी पूरी सीरीज है उनकी। तो उस सीरीज को पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर एनालिटिकल और विश्लेषणात्मक एक समझ पैदा होती है। तो उनके समझ के साथ वो अपनी बातों को रखने के लिए सक्षम होते हैं। तो ये एक हमने रखा हुआ है कि पुस्तकों का चयन, पुस्तकों का पढ़ना, और उस पुस्तकों को पढ़ने के बाद वो अपना रोल सोसाइटी में कैसे देखते हैं। तो ये चीज़ें हम करते हैं जी। तो सोनी अगर लाइब्रेरियन है तो वो दिन भर वहाँ पर बैठती होंगी? हाँ, लाइब्रेरियन का कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब वो एक वो ऐसा संभाल ये रही हाँ, है। ये एक बड़ा ये हाँ। एक्चुअली ये एक अध्ययन केंद्र है। क्योंकि हमारे जो चलन में एक शब्द है पुस्तकालय है, वो पुस्तकालय जैसा नहीं है कि वहाँ पर बैठ के बच्चा किताब पढ़ेगा। वहाँ पर विमर्शशाला होती है। आप किताब घर ले जाएंगे, आपको जहाँ पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के बाद एक दिन आप वहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ अंश वहाँ पढ़ेंगे, कविता आ गई, आपने कुछ कविताओं के कुछ कविता वाचन किया, फिर आप उस कविता के बाद अगर आपने कोई अपनी नई कविता लिखी, उसको आप पढ़ेंगे। तो इस तरीके से बच्चे प्रति रविवार जी। हम लोग बैठते हैं। अच्छा, हर रविवार हाँ, हर बैठते हैं। रविवार को। और सवेरे कॉलेज जाने से पहले और कॉलेज जाने के बाद 2-3 घंटा शाम को सोनी वहाँ बैठती है, हेमा बैठती है, वहाँ भास्कर आते हैं, और कभी बीच बीच में हर्ष आते हैं, तो इन बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए। ये सब अल्मोड़ा कैंपस में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं? हाँ, ये अल्मोड़ा कैंपस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और कुछ बच्चे जो ओपन यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो गांव अच्छा। से जो वहाँ पेपर देने आते हैं, उसमें उन लोगों को पास अगर रहने की जगह नहीं रहती है, तो ऊपर हॉल में हम लोगों ने उनके लिए मैट्रेस व्यवस्था कर रखे, वो वहाँ आके रहते हैं, और रहने के साथ में वो वहाँ से पेपर देते हैं। लेकिन उनके साथ भी है कि उनके लिए भी कुछ भी फ्री नहीं है, तो वो भी वहाँ पर आके कम्युनिटी सर्विस करेंगे। कि ये बच्चों के अंदर एक जिम्मेदारी का भाव देने का प्रयास है कि दुनिया में, इस दुनिया को बेहतर करने के लिए हर बच्चा, हर युवा, हर साथी अपना कोई वैल्यू एडिशन का कंट्रीब्यूशन करेगा, ताकि उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। तो जैसे इसका एक क्लासिकल उदाहरण मैं बताता हूँ कि हमारी एक साथी हैं, जो हमारे वहाँ फाइन आर्ट्स की विद्यार्थी थी। किसी दुर्भाग्य से उनके दोनों हाथ चले गए थे एक ब्लास्ट में। तो उन्होंने मेरे साथ गांव में आकर के बच्चों के लिए बहुत सारे आर्ट की कार्यशालाएं की, क्योंकि वो बहुत उस दौर में था, कोविड के दौर पर उनके पिताजी भी, उनका देहावसान हो गया था। लेकिन बहुत हिम्मत के साथ उन्होंने कहा कि मैं कला बच्चों को सिखाऊंगी। जब उन्होंने ये बात करी, तो हम लोगों ने उनकी कला को, उनके आर्ट की प्रदर्शनी लगाई, उस प्रदर्शनी को सेल किया, उससे उन्होंने अपनी शिक्षा को संवर्धित किया और अपनी शिक्षा का पोषण किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बच्चे अपनी क्षमताओं का संवर्धन करते हुए उसका मुद्रीकरण करते हैं, ताकि वो अपनी शिक्षा को स्वयं वित्त पोषित कर सकें और कौशल सीखें जीवन में। तो ये हमारा बहुत फोकस्ड एरिया रहता है काम करने का। जी। सर, बाहर के विश्वविद्यालयों के जो रिसर्च स्कॉलर आपके पास आते हैं, उनको आप किस तरह से उनके लिए क्या प्लान रहता है? ये मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको मैं जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, साथियों को बताना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ एक तो कुमाऊनी भाषा, मैं बच्चों से कहता हूँ कि आप जो भी सीखें, जो कुछ भी करें, उसको कौशल में बदलें। हमारे यहाँ जब हम कुमाऊनी भाषा पे काम कर रहे थे, कुमाऊनी भाषा को एक लैंग्वेज लैब बेंगलुरु की है, उन्होंने हमको वो काम दिया डिजिटाइजेशन का। तो उनका जो काम था वो 10 रुपया प्रति वाक्य दे रहे थे। तो उसमें बच्चों ने कुमाऊनी के वाक्यों को, जो हिंदी के स्टोरी होती थी, उसको कुमाऊनी में लिखना और बाद में उसको बोलना। तो उसमें बहुत अच्छा बच्चों ने पैसा कमाया और अपनी भाषा पे उनको काफ़ी गर्व हुआ। अब एक बहुत अच्छी बात है कि इसको वही बच्चे कर पाए जो सरकारी विद्यालय के ग्रामीण परिवेश के बच्चे थे। अच्छा। क्योंकि आज जो एक बड़ी दिक्कत होती है, जो शहर में अंग्रेजी माध्यम के बच्चे पढ़े हैं, तो वो कुमाऊनी भाषा को बोलने में उतने सहज नहीं है।
तो कुमाऊनी भाषा में उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने भाषा को डिजिटाइजेशन करने में काम किया और उसका उनके पैसा मिला। दूसरा जो आपने कहा कि किस तरीके से अलग अलग विश्वविद्यालय के बच्चे आते हैं, हमारे वहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट के 30 स्कॉलर 10 दिन के लिए कुमाऊनी भाषा के अध्ययन के लिए अपने लैब के लैंग्वेज लैब के लिए काम करने के लिए आए और उस पर हमारे पहाड़ के बच्चों ने उनके साथ बहुत अच्छा काम किया। और फिर हमारे यहाँ के बच्चे जेएनयू में गए, तो जिन बच्चों ने उनको यहाँ पर अपना पहाड़ गांव दिखाया, तो इन बच्चों को उन्होंने जेएनयू दिखाया और जेएनयू में जाकर किस तरीके से काम हो रहा है। तो आज हमारे गांव से बहुत सारे बच्चे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट में अध्ययन कर रहे हैं। तो दूसरा मॉडल ये है कि जो बच्चा भी हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाता है उसकी एक जिम्मेदारी तय होती है कि हर साल वो 2 बच्चों को अपने गांव से अपने घरों से वहाँ ले जाने के लिए तैयार करेगा। तो ये भी एक मॉडल रखा है कि हर बच्चा कैरी फॉरवर्ड करता है इस विचार को। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग डिपार्टमेंट में पहाड़ के बच्चे, गांव के बच्चे हमारे आज जेएनयू में है, जामिया में है। अभी पिछले महीने ही हमारी एक विद्यार्थी जो एक साथी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गई है। क्या बात है, वाह। तो सर ये तो रहा एक काम, उसके पैरेलल आप बहुत सारे काम करते हैं, ट्रैकिंग भी आप लोग करते हैं। उसके अलावा आप जो गांव-गांव में जाकर जो गांव के लोगों की चीज़ों को जो सामने लाने का काम कर रहे हैं और एक मॉडल वहाँ भी आप दे रहे हैं कि उनको कैसे स्कूलों से और विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उसको आप कैसे देखते हैं? जो ग्रामीण परिवेश है वो अलग चीज़ नहीं है, प्रोफ़ेसर बनना कोई अलग चीज़ नहीं है। कैसे आपस में कनेक्टेड हैं देखो, चीज़ें? मैं इसको ऐसे देखता हूँ, 2 तरीके की चीज़ें हैं। हमारे वहाँ जो किताब है या जो पुस्तकालय है या जो विश्वविद्यालय है, वो कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी शिक्षण संस्थान हो, किताबों में सूचनाएँ हैं। ज्ञान नेचर में है, प्रकृति में है और विज़डम गाँव के उन लोगों में है जो लोग उस विधा को जानते हैं। मेरे पास, मैं इसका एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा। मेरे को जैसे मक्के की रोटी बनाना या मक्का कैसे उत्पादन होता है, इसके बारे में मेरे को गूगल बता सकता है और मैं एक अच्छा भाषण तैयार कर सकता हूँ। अभी तो एआई का दौर है, उसके मेरा भाषण भी तैयार हो जाएगा। मेरी माँ जो खेतों में उत्पादन करती है, आज भी मडुआ, मादिरा, मक्का उगाती है, वो उसकी विशेषज्ञ है, लेकिन उसको कभी प्रोफेसर का दर्जा नहीं मिलेगा, जबकि वास्तव में जीवन कौशल के प्रोफेसर वो है। तो वो जो है, अगर किसी जगह पर लेक्चर देना होगा, वो उसके पास वो अनुभव तो है, लेकिन वो इस दौर में उतना बढ़िया भाषण नहीं दे सकती है। अब लेकिन जब उसको एक्चुअल में वास्तव में मक्के की रोटी बनाना कैसे है, खेती कैसे करना है, वहाँ पर मैं उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके उतने सालों का अनुभव है। अब जो मेरी माँ के पास है वो तो ज्ञान है और जो मेरे पास है वो सूचना है। तो मेरा कोशिश रहती है बच्चों के पास जो विश्वविद्यालय में सूचना प्राप्त हो रही है, वो ज्ञान जिनके पास है उनको मिलाने का। एक हो गया सूचना, दूसरा हो गया ज्ञान, तीसरा हो गया विजडम। अब विजडम क्या है? विजडम जो एक पीढ़ी की जो ज्ञान है, यदि वो दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है, वो विजडम बन जाता है। तो अगर हम अपने नई पीढ़ी को हमारे विरासत के जो जीवन कौशल हैं, उन कौशलों को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित कर रहे हैं, तो विजडम के तौर पर वो जा रहा है। आज जो बड़ी समस्या है, हम बहुत धनी हैं सूचना के लेवल पर, इतनी सूचनाओं के हमारे पास भंडार है, बम्बार्डमेंट है। हम ये कह सकते हैं कि वी आर वेरी रिच इन इंफॉर्मेशन बट वेरी पुअर इन प्रैक्टिसेस। क्योंकि और सूचनाएं भी क्या कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन वो ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन की भी कमी है। जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन है वो बहुत मात्रा में है। उन सब के बीच में सूचना को प्राप्त करना, सही सूचना प्राप्त करना, ये एक चुनौती है। तो उसमें वहाँ भी है कि डिजिटल गैप है वहाँ हाँ, भी। डिजिटल गैप है। मतलब कि जैसे आप कह रहे थे कि वो गांव के जो दादा बुबू हैं या जो लोहार है, वो लोहार नहीं है सूचना में। नहीं, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि पूरे गांव में एक इकोसिस्टम है। उस पूरे इकोसिस्टम में गांव के बनने में और पूरी उस विरासत के बनने में हर व्यक्ति का एक रोल है। लेकिन अब वो रोल आज की किताब में जेंटलमैन में, अगर जेंटलमैन का पिक्चर है कि लोहार का पिक्चर नहीं है जेंटलमैन में, या जेंटलमैन में किसी किसान का पिक्चर नहीं है, जेंटलमैन में सूट बूट टाई पहने का पिक्चर
रहता है। तो हम पिक्टोरियल जो चीज़ें हैं, जो तस्वीर के माध्यम से बताना चाहते हैं, वो क्या बता रहे हैं? क्योंकि गाँव का किसान या गाँव का जो उत्पादन कर रहा है, जो अलग-अलग तरीके से विधाओं में काम कर, जो तांबे में काम कर रहा है, जो लोहे में काम कर रहा है, जो मुर्गी पालन में काम कर रहा है, जो खेती में काम कर रहा है, तो उस सूचना तंत्र में, उस पाठ्यक्रम में उसका स्थान कहाँ है? तो हम मेरा ये प्रयास रहता है, मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे युवा विद्यार्थी जीवन कौशल सीखें। उस जीवन कौशल वो कहाँ सीखेंगे? वो जीवन कौशल वहाँ सीखेंगे जिनके पास वो जीवन कौशल गाँव है। गाँव वो प्रयोगशालाएँ हैं, गाँव वो बड़ी अध्ययन केंद्र हैं, जहाँ पर पूरा ज्ञान जीवंत है। आपको रुपाई करनी है, तो रुपाई करने के लिए आपको रुपाई के जब खेत में जाते हैं, तो हमारे वहाँ क्या कहते हैं, वो लगता है आपका बॉल लगता है। जब बॉल लगता है ना, तो उसमें पूरी हमारी वो संगीत की धुन आती है, उसमें हमारी वो पूरा अपना लोक विरासत के संगीत, गीत और गीत में थिरकते हुए जब वो रोपाई कर रहे होते हैं, तो वो एक पूरा थिएटर है। गाँव एक सजीव थिएटर है। तो हमारी वर्तमान शिक्षा जो है, वो सजीव थिएटर से बच्चों को काट करके सूचना के तंत्र में ले जा रही है। तो आज हमारी ज़रूरत है कि इनका सम्मिश्रण, बेहतर सम्मिश्रण हो, सूचनाओं को जीवन से जोड़ते हुए कौशल में तब्दील करना है। क्या बात है सर। इसकी परिणति कुछ इस रूप में दिखती है कि आपका जो गांव चलो अभियान है, चलो चलें गांव की ओर, तो इसमें क्या करते हैं आप लोग? कितने दिन गांव में रहते हैं? अच्छा, ये जैसे आप मैं ऐसा कोशिश करता हूँ, बच्चों से मेरा एक ये रहता है कि हम जिस भी गांव में जाएंगे, हम खेतों में काम करेंगे, गांव के लोगों के खेतों में काम करेंगे। खेतों में काम करने में बच्चों की लर्निंग बहुत अच्छी होती है। वो पौधे को कैसे पौधा ग्रो कर रहा है, कैसे उसको बोया जा रहा है, कैसे उसकी कटाई हो रही है, कैसे मड़ाई हो रही है, उसमें गांव के लोगों को खेतों में काम करने में मदद मिलती है। उसके एवज में हम उन लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ संगीत सीखते हैं, उनके साथ गाय का दूध निकालना, ये सब कुछ बच्चे कर रहे होते हैं। उनको शारीरिक श्रम में मदद होती है और हमको गांव को समझने में मदद होती है। तो ये उसके अलावा जो एक बॉन्डिंग बनती है, जो एक बॉन्डिंग बनती है और बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और हम खेतों में जा करके, अगर आप कभी देखेंगे, खेतों में हमारे बच्चे हुड़का लेकर के जाते हैं तो बढ़िया गीत गाते हैं और वो गीत सीख रहे हैं। और ये गीत, ये संगीत और पहाड़ की या किसी भी लोक विरासत की जो संगीत है, वो तो आपके पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में ही आएंगी। और नई पीढ़ी अगर पुरानी पीढ़ी से उनके साथ नहीं रहेगी, तो ये पूरी विरासत एक बार चले जाएगी। ये हम इसको किसी लैब में या किसी दुकान में या किसी ऐसे संस्थान से नहीं ले सकते हैं। ये आएगी तो लोक हस्तांतरण से। संरक्षण का सबसे नायाब तरीका यही हो कि नई पीढ़ी उन नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के साथ रहे, आने सीखे, काथे सीखे, भगनौल सीखे, गीत सीखे, चाचरी सीखे और सीखने के साथ उनको गाए। तो जब तक नई पीढ़ी का पुरानी पीढ़ी के साथ ये एक तादाद में स्थापित नहीं होगा, एक सहसंबंध स्थापित नहीं होगा, हम इसको नई पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं कर सकते। जी जी सर, इंडियन नॉलेज सिस्टम की काफ़ी बातें हो रही हैं आजकल, भारतीय ज्ञान परंपरा। क्या इस विजडम को ही हम भारतीय ज्ञान परंपरा कहें? ये विजडम जो चला आ रहा है, या देखो, हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम इसको अगर वैश्विक परिदृश्य में देखें, अगर हम आदम युग से यहाँ तक देखें, क्योंकि जो विजडम हस्तांतरित हुई है हर संस्कृति में, हर परंपरा में, वो वहाँ से लेकर के अगली पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी की तरफ आई है। और हर बार एक इवोल्यूशन, जो इसका क्रमिक विकास का सिद्धांत उसमें काम किया है। तो विज्ञान ने हमारे जीवन में बहुत सहजता लेके आया है। और साथ में जो पुरानी हमारी भौतिक संपदाएं रही है, जैसे मैं उसको ऐसे साझा करता हूँ। मेरे गांव में खेत होता था, या आज भी कई जगहों पर खेती हो रही है, कई जगहों पर नहीं हो रही है। उस खेत में हमारे वहाँ लोहार का हक होता था। हमारे वहाँ जो वहाँ खेत में काम करना था उसका हक होता था। उस गांव में पंडित का हक होता था, उसमें उसको निसरव बोलते थे। और उस गांव में, उस खेत में सबका हक होता था। कहने का मतलब कि एक साझा विरासत के रूप में हम आगे बढ़ रहे होते थे कि खेती में सब लोग साझा कर रहे हैं। और गांव में कोई व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सारे लोग इकट्ठा होकर के उसके लिए कास्ट लाते थे। आजकल तो टाल हो गया है, लेकिन तब टाल नहीं था, तब लकड़ी लाते थे। और कोई बांस ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और सामूहिक भोज में उसमें सब लोग अंशदान देते थे। वो इतना बढ़िया मॉडल एक था कि वो समाज की जिम्मेदारी है
कि उस समाज की जिम्मेदारी में एक समाज के व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उस समाज उसका सामूहिक रूप से दाह संस्कार करेगा। वो समाज के सामूहिक, और उसके घर में सभी लोग रहने को जाते थे, अभी भी गांव में जाते हैं। तो सामाजिकता का जो सामुदायिकता का जो भाव है वो तो हमारी विरासत में रहा है। लेकिन उस परंपरा के रूप में हमारी आज की ज़रूरत है कि हम तकनीकी का सही उपयोग करते हुए अपनी परंपरागत जो चीज़ों की जो जो विजडम है, जो विजडम को सालों हजारों हजारों साल के तक जो प्रमाणिक है, प्रमाणिक कहने का मतलब उसको जिया गया है, क्योंकि उस जीने के आधार पर चीज़ें हुई हैं, तो उस चीज़ों को हमें नई पीढ़ी को हस्तांतरित करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि युval नोआ हरारी भी हाँ बोलते हैं सेपियंस में भी कि एक लंबी जांच परख के बाद वो सिस्टम स्टैब्लिश हुआ है। हाँ कोई खाने की अगर कोई चीज़ भी है तो हो सकता है कितने लोग मरे होंगे, हाँ किसी ने कोई जहरीली चीज़ें हाँ खाई होंगी, तो खाने योग्य चीज़ें बनाने में भी एक वक्त लगा ना। हाँ। तो इस पूरे सिस्टम को आपको लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के बहाने कुछ चीज़ें संरक्षित आप की जाएंगी? देखिए ये संरक्षित एक तो फोर्स से नहीं होगा, हम्म क्योंकि और दूसरी बात क्या है कि जब तक ये समझ हम नई पीढ़ी में नहीं करेंगे, क्योंकि हर नई पीढ़ी उसकी आवश्यकता है, और अभी जो आवश्यकता है वो तो मार्केट ने आपकी डिमांड को पैदा कर रहा है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो पुराना परंपरागत ज्ञान है, उस पूरे परंपरागत ज्ञान में हमारे क्या क्या चीज़ें हैं, हमारी बीज हैं, हमारे खेतों में जो बीज हैं जो आप जिनको हाइब्रिड ने रिप्लेस कर दिया या है। हाइब्रिड ने रिप्लेस कर दिया। अब आप कितनी भी बात करें, क्योंकि आपका हाइब्रिड बीज आ गया खेत में, आप जब हाइब्रिड बीज कह रहे हैं आप तो पूर्ण रूप से निर्भर हो गए हाइब्रिड बीज पर, क्योंकि आपने बीज ही नहीं बनाया। हम जो बात कह रहे हैं क्या उसको करने के लिए, हम उन चीज़ों को करने के लिए अपने पास उन चीज़ों का संरक्षण कर रहे हैं। और लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर ये प्रयास हो रहे हैं, ये जितना जल्दी हो उस पर काम शुरू होना चाहिए। मतलब पाठ्यक्रमों के स्तर पे तो बहुत हो रहा है, हम देख रहे हैं विश्वविद्यालय में है क्योंकि, लेकिन जो प्रैक्टिकली आप बता रहे हैं और जो काम आप चलो गांव की ओर के जरिए कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो सबसे नायाब तरीका है कि हम अपने नॉलेज सिस्टम को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए, बचाने के लिए सबसे नायाब तरीका वही है कि गांव तक वो युवा पीढ़ी जाए जिसके कंधों के भरोसे आने वाले भविष्य है। यूनिवर्सिटी के बच्चों को हाँ। और यहाँ के प्रोफेसर्स को, जितने टीचर्स हैं, वो टीचर्स जो है गांव में जाएं। मैं इस बीच में मैंने एक वीडियो किया था, क्योंकि अभी उस वीडियो में मैंने ये देखा कि प्लास्टिक फ्री इन्वायरमेंट करने के लिए बड़ी कार्यशाला की थी, लेकिन इसका जो बोर्ड था वो प्लास्टिक में लिखा था, जो यूनिवर्सिटी में या फिर जो जगह पर पूरा किया था कि प्लास्टिक मुक्त इसको करो, और वहां पर जितने लोग पानी पी रहे थे प्लास्टिक की बोतल थी। अब ये क्यों किया गया? क्योंकि एक सरकारी कार्यक्रम है, उस वहां से आदेश आया है, उस आदेश के तहत इस कार्य को करना है। अब मेरी समझ कितनी है, उसके बाद मैं गांव में गया, उस वीडियो को आप देखेंगे, उसमें पत्तल में खाना खा रहे हैं, और उसमें उनका स्टील का गिलास है, और उसमें जो खाना बना है और जो उनका पूरा प्रक्रिया है वो प्रकृति से पैदा की हुई चीजें, और उनके जो परंपरागत बर्तन हैं या फिर जो स्टील जो उनके दैनिक उपयोग के बर्तन है उस पर किया गया है। और उनका जो कूड़ा है हाँ वो डिजॉल्व होने वाला, वो आपको दिखता नहीं कूड़ा गांव में कि कहीं कूड़ा होता था। मुझे अपनी दादी याद आती है, या तो वो जानवरों के खाने लायक कुछ बच जाता था, या वो ऐसा होता था कि वो मिट्टी में मिल जाता था। हाँ, तो अब तो उनको सिखा रहा है प्लास्टिक मत करो। जो आदमी प्लास्टिक के बोर्ड में लिख रहा है कि प्लास्टिक फ्री इन्वायरमेंट करना है, तो मुद्दा ये है कि जो लोग आज जरूरत है गांव के विजडम, जो गांव की जो विरासत का ज्ञान है, उससे हमारी नई पीढ़ी को, हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स को, हम सबको उनसे सीखने की, उस सीखने के आधार पर हम एक अपनी समझ को पुख्ता करें, बढ़िया करें, और नई तकनीक को जरूर सीखें। जैसे अभी आ गया मौसम विज्ञान का, हमको अगर जानकारी मिलती है कि फलां दिन बारिश होने वाली है, तो उससे पहले हम अपने टमाटर को तोड़ लें। लेकिन टमाटर को तो तब तोड़ेंगे जब टमाटर उगाने वाला विजडम हम उनसे लेंगे। हमको ये तो मिल जा रहा है मौसम कब है, फल कब तोड़ना है, लेकिन फल का पौधा लगा नहीं रहे हैं, तो आधा ज्ञान हो रहा है। सूचना के तौर पर हम मजबूत हो रहे हैं, लेकिन ज्ञान के तौर पर, उसके जो व्यवहारिक उपयोगिता के तौर पर हम बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, कंगाल होते जा रहे हैं। हाँ, कंगाल होते जा रहे हैं। तो बातें तो आपके पास इतनी सारी हैं कि हम अगर आपको अतिथि यहाँ पर आरजे बना दे महीने भर के लिए, तो मुझे लग रहा है तब जाके थोड़ा सा कुछ एक अच्छी बातें हम तक पहुँच पाएंगी। समय कम है, तो चलते चलते आखिरी सवाल ये कि आप पहाड़ में शिक्षक हैं और लगातार आप सरोकारों से, पहाड़ से जुड़े रहे हैं,
तो इस समय अभी का पहाड़ कैसा है? चलते-चलते एक तस्वीर मैं चाहती हूँ कि आप हमें हाँ, उसका सैर कराएँ, पलायन के हाँ। नज़रिए से, शिक्षा के नज़रिए से, क्योंकि स्कूली नज़रिए से अगर देखें तो क्लस्टर सिस्टम बनाए जाने की बात हो रही है। क्या स्कूलों में बच्चे हैं? क्या शिक्षक हैं? मैं और वो बच्चे कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं? क्या वो कम्पीट करने की स्थिति में हैं? इस तरह के कुछ मैं चाहती हूँ कि चलते-चलते आप ये बताएँ। मैंने एक वीडियो किया 2 दिन पहले ही। मैं अपने गाँव गया था, उस गाँव की जो बसासत है वो उस गाँव के 3 तोक हैं। एक जामनी है, घर है और पथौली है। जो पथौली हमारा क्षेत्र है वो सबसे सघन क्षेत्र हुआ करता था। उस वक़्त पर हर घर में 4, 5, 6 बच्चे हुआ करते थे। हमारे बचपन के दौर पर हम खूब खेलते थे। आज उस गाँव में सिर्फ़ एक बच्चा, उसका नाम मेधु है। और मेधु जो है उसकी जो सबसे छोटी, उसके माता-पिता को छोड़ कर के उसका जो सबसे छोटा दोस्त है वो 46 साल का है। और उसकी जो संकट है उसका, उसके साथ बचपन का कोई दोस्त खेलने वाला नहीं है। तो जो पूरा सिस्टम डेवलप हुआ, अब इसको हम ऐसे देखें कि गाँव की जो शिक्षा व्यवस्था है, गाँव का जो बच्चा वो कस्बे में चले गया है, और जो कस्बे का बच्चा वो शहर में आ गया है, शहर का बच्चा मेट्रो सिटी में चले गया है। तो पूरा जो एजुकेशन पैटर्न बनाया गया, उससे उसने सबसे जो बड़ा नुकसान किया, हमारे बच्चों को हमारी भाषा से काटा। क्योंकि ये बताया गया कि अंग्रेजी बोलने वाला बेहतर बोल रहा है। हुँ। तो गाँव में बच्चा अपनी मातृबोली में, दुध बोली में बात नहीं कर रहा है। और अब जब वो अपनी भाषा से कट गया, तो अपने गाँव से कस्बे में चलेगा तो अपनी ज़मीन से कट गया। वो पीढ़ी जो अपनी भाषा और अपनी ज़मीन से कट गया है, वो पीढ़ी बगैर जड़ के रह गई है। और जिसके पास जड़ नहीं होगा, वो कितने दिन तक इस समाज में टिकेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम सबकी ज़रूरत है कि हम अपनी भाषा को, अपनी ज़मीन को और अपनी विरासत को अपने नई पीढ़ी को ज़रूर सिखाएँ, ज़रूर उनको उनसे परिचय कराएँ। अपने बच्चों को अपने अपने गाड़, गदर, प्राकृतिक जो हमारी विरासत है, जो हमारे हिमालय हैं, जो हमारे नदी, जल स्रोत हैं, जो हमारे जल, जंगल, ज़मीन है, उनको उनसे परिचय कराएँ। वो प्रकृति उनको इस लायक ज़रूर बनाएगी। उनके पास इतनी, प्रकृति के पास पहाड़ में इतनी क्षमताएँ हैं कि उनके जीवन को और उनके उस उद्यमिता के द्वारा वो अपने जीवन कौशल के द्वारा उनका भरण-पोषण करेगी। ये संकट जो है उन लोगों के लिए आने वाला है, बेरोज़गारी का और बेकारी का, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। जो अपनी ज़मीन से जुड़े हुए कौशलों को सीखेगा और अपनी भाषाई विरासत को समृद्ध करेगा, वो आने वाली पीढ़ी, वही पीढ़ी यहाँ पर सस्टेन कर पाएगी। और ये मेरा निवेदन भी है हमारे अग्रज पीढ़ी से कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को अपनी भाषा से, अपनी ज़मीन से, अपने खेतों से, अपनी उस विरासत से ज़रूर जोड़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, तो बहुत शुक्रिया मनकुटी जी, इतना वक़्त आपने दिया हमारे श्रोताओं के लिए हेलो हल्द्वानी के, और उम्मीद करते हैं कि आगे आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, प्रणाम। जी। तो दोस्तों